आरजी ज्ञान सबसे सटीक। जय हिंद साथियों। मेरे प्यारे साथियों, अंतरिक्ष एक भविष्य में एक ऐसी चीज बन जाएगी। मैंने एक दिन शायद बातों बातों में चर्चा भी की थी कि आने वाला समय है जब अंतरिक्ष के संसाधनों को पृथ्वी पर लाने की कोशिश की जाएगी, है ना। क्योंकि पृथ्वी के तो सारे संसाधन लगभग लगभग अब नहीं होंगे, तो 100 साल बाद जिनकी सख्त जरूरत है, अगर कोई बहुत जल्दी ऑप्शन नहीं खड़ा किया गया तो ये तो दी एंड होने ही है। ठीक है। इसी क्रम में एक न्यूज, आप जैसे चंद्रमा पर भी रिसर्च चल रही है, एंड मैंने सुनीता विलियम्स वाले केस में भी आपको बताया था कि भाई जैसे कि वो लोग वहां क्या करते हैं। उस क्रम में मैंने बताया था कि भाई साहब अंतरिक्ष में संसाधनों की रिसर्च चलती है कि वहां से क्या पृथ्वी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसा ही कुछ चंद्रमा को लेकर भी कयास लगाए जाते हैं कि चंद्रमा पर आने वाले समय में मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब मानव बस्तियां बसाई जाएंगी तो ऑब्वियस बात है वहां पर पहले बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, वहां पर देशों को अपने बेस बनाने पड़ेंगे। और चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि उस पर मेरे भाई 14 दिन 14 जो है 14 दिन की रात होती है, 14 दिन का दिन ही होता है। तो ऑब्वियस बात है अगर वहां पर कोई बेस बना भी दिया जाए तो उसकी ऊर्जा संसाधनें कैसे पूरी होंगी, उसकी जो ऊर्जा जरूरत है आप उसको कैसे पूरा करोगे। भाई बेस लाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो उस ऊर्जा को आप कैसे पूरा करोगे? इसी बात के समाधान के लिए बहुत सारे देश कोशिश में हैं। इसी कोशिश में रूस और चीन भी हैं। रूस और चीन ने फैसला किया कि क्यों ना चंद्रमा पर एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया जाए जिसकी कैपेसिटी 0.5 मेगावाट हो। इस क्रम में कल आई थिंक 1-2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सक्षम अधिकारी जो रॉसकॉस्मोस के हैं, जिनका नाम है एलेक्सी लिखाचेव, उन्होंने कहा कि देखो चीन और रूस तो कोशिश कर रहे हैं, भारत भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहीं पर इस पूरे खेल में एंट्री होती है भारत की। तो क्या भारत भी अपना कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने जा रहा है, या भारत किसी प्रकार की वहां पर उसकी उनकी मदद करने जा रहा है? क्या है इस पूरे क्रम में भारत की भूमिका, और भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, या इसरो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी और जो चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है, दोनों को भारत की याद आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देखना आने वाले समय में एक ऐसी डिप्लोमेसी हो जाएगी जिसे न्यूक्लियर डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, कि शायद इस धरती पर तो भारत और चीन मतलब मन साफ से गले ना मिले हों, लेकिन अंतरिक्ष को लेकर जो जरूरतें हैं शायद उसको लेकर भारत और चीन में नजदीकियां भी बढ़ सकती हैं। इसे न्यूक्लियर डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे कुछ डिप्लोमेसी बड़ी चर्चा में रहती हैं। कुछ दिन पहले एक डिप्लोमेसी और भी चर्चा में थी, मोदी जी की सेल्फी डिप्लोमेसी। मोदी जी जहां जाते थे वहीं सबके साथ फोटो खींच के आते थे, तो कहते थे कि तुम तो हमारे पक्के दोस्त हुए। ऐसी ही एक और डिप्लोमेसी, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, इस कंसर्न में बात की जा रही है इस टर्म की। क्या है पूरी कहानी, पूरी बात को ध्यान से समझिए। एक एक चीज समझाता हूं। मैंने आपको बता दिया कि मून पर रिसर्च करने की तैयारी है, जिससे आने वाले समय में वहां पर बस्तियां बसाई जा सकें। ऑब्वियस बात है यही है, या वहां के संसाधनों का या दोहन कर सकें, या मानव बस्तियां वहां पर बसाई जा सकें। जैसे भारत की बात करें तो भारत का भी पूरा इरादा है कि 2040 तक चंद्रमा पर हम इंसान भेज देंगे। इसके लिए भारत ट्रायल तौर पर कुछ चीजें शुरू भी कर चुका है, जैसे गगनयान मिशन है। गगनयान मिशन में पहले भारत क्या कर रहा है कि एक काम करते हैं भाई, एक साथ तो वहां में नहीं भेजेंगे, लेकिन पृथ्वी से दूर 400 किलोमीटर ऊपर ले जाएंगे, देखेंगे, थोड़ा सा चक्कर वक्कर लगाएंगे, और बाद में जो क्रू मेंबर्स हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, उनको हम लैंडिंग कराएंगे, सॉफ्ट लैंडिंग किसी समुद्र में। तो हमें यह भरोसा हो जाएगा कि हम यात्री भेज भी सकते हैं और यात्री को वापस भी बुला सकते हैं। कहीं ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए जैसी स्थिति किसके साथ हुई है, स्टार लाइनर के बोइंग के साथ। आप समझ रहे हो, वो जो अभी सुनीता विलियम्स और विच विलमोर जो अटक गए, कहीं ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए। तो ऐसे में लिए हमें कोशिश ये करने की, हम ट्रायल कर रहे हैं कि भाई हम अपने देश में इन एस्ट्रोनॉट्स का, इन क्रू मेंबर्स को, इनको सॉफ्ट लैंडिंग करा दें। इसके लिए पूरी उम्मीद है कि 2025 तक भारत अपना पहली ट्रायल कर भी लेगा, जिसे मिशन गगनयान कहा जा रहा है। चलिए, ये तो ही गगनयान की बात। मैं वापस आता हूं इस न्यूक्लियर रिएक्टर कहानी पर। तो यहां पर एक बेस स्थापित करने के मूड में है रूस और चीन। रूस और चीन जब चंद्रमा पर बेस बनाएंगे तो उस बेस को चाहिए ऊर्जा। अब ऊर्जा कैसे आएगी? या तो सौर ऊर्जा से चलें। भाई अगर आप जो स्पेस स्टेशन देखते हैं जनरली वो सौर ऊर्जा से चलते हैं, लेकिन ये सौर ऊर्जा से कैसे चलेगा कि जब चंद्रमा पे 14 दिन की रात होती है तो सौर ऊर्जा का जनरली कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो ऐसे क्रम में एक ही ऑप्शन नजर आया कि क्यों ना वहां पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टैब्लिश कर दिया जाए। ये एआई की मदद से बनी हुई एक इमेज है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पर स्टैब्लिश कर दिया जाए, जो ज्यादा बड़ी पावर का भले ही ना हो, छोटी पावर का हो, कम से कम उतनी पावर वो जनरेट करता रहे
जिससे क्या हो कि जिससे ऊर्जा मिलती रहे उस बेस स्टेशन को, जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर संभवतः 0.5 मेगावाट का होगा। अब मैं एक एक करके आपको प्रश्नों के उत्तर देता हूं। ये रहे एलेक्सी लिखाचेव, जिन्होंने इस बारे में बयान दिया है कि साहब भारत भी इसमें इंटरेस्टेड है। रॉस कॉस्मोस, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसरो, संभवतः इसरो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, एक एक करके आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा जो आपके मन में आ रहे हैं। आपके अंदर में आया पहला प्रश्न, इसरो की जरूरत क्या पड़ रही है? देखिए, आप सभी जानते होंगे कि चंद्रयान 3 में भारत ने एक सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी साउथ पोल पर, किसके? चंद्रमा के। इसी सॉफ्ट लैंडिंग को देखिए, लैंडिंग कराना और जितने कम पैसों में कराई, जितने अच्छे परफेक्ट तरीके से कराई, इस बात से इसरो का जो ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और इसरो की एक अलग इमेज बन गई। यानी कि चंद्रमा के सतह तक पहुंचने में भारत को एक्सपर्टाइज हासिल है। एक्सपर्टाइज इनके वैज्ञानिक भी ला सकते हैं, बट महंगी, इतनी महंगी भारत की नहीं है। तो इसरो की पूरी मदद ली जा रही है कि भाई साहब आप हमारी मदद कीजिए, हम वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न कि सर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए इंसान चाहिए, इंसान कैसे होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर इंसान रहित होगा, मतलब इसे इंसान नहीं बनाएंगे। इसके पार्ट्स जाएंगे, वहां जाकर सेट हो जाएंगे, है ना। इसको मशीनों के द्वारा ही वहां पर तैयार किया जाएगा। नहीं समझ में आई सर बात? नहीं समझ में आई? कैसे चला जाएगा इंसान लेके यहां से? गुरुजी छोटा मोटा होता है क्या? इसी के लिए एक रॉकेट बना रहा है रशिया, जिस रॉकेट का नाम है रॉकेट ज्यूस। क्या नाम है? ज्यूस नाम का एक रॉकेट बना रहा है, जो इसका ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल और इस जो आप न्यूक्लियर रिएक्टर देख रहे हो इसके पार्ट्स को वहां लेकर जाएगा। ठीक है, और जब वहां लेकर जाएगा, मैंने बताया कि इंसान नहीं बनाएंगे, इसको मशीनें ही या रोबोट्स के माध्यम से जैसे भी है इसको वहां पर सेट किया जाएगा। जब ये वहां सेट हो जाएगा, आपका अगला सवाल, सर एक चीज और हमारे दिमाग में आती है, न्यूक्लियर रिएक्टर आप जानते हो सर बड़े खतरा भी पैदा कर देते हैं कई बार। बिल्कुल सही बात है, यह सुविधा इसमें भी होगी। अगर इसमें गड़बड़ी आई तो इसमें एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया जाएगा कि यह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आई? रूस और चाइना ने मिलकर पहले ही प्रोग्राम बना लिया था। भारत को क्यों शामिल किया? कि साहब जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग थी उससे ये लोग भारत से बहुत कुछ सीखे हैं कि कम पैसे में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तीसरा, कैसे जाएगा? भैया ज्यूस नामक रॉकेट है जो इनको यहां से लेकर जाएगा। इसके कार्गो शिप है, ये एक प्रकार कार्गो शिप है, फ्यूल लेकर जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर के जो मेन इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उन सबको वहां पर ले जाएगा। वहां कौन लगाएगा सर? भैया वहां पर ये अपने आप इसको मशीन लगाएं या रोबोट्स के माध्यम से लगाया जाए या कि जैसे भी लगाएंगे, लेकिन सेल्फ इसको सेट होगा ये। अच्छा, इंसान चलाएंगे क्या? नहीं, ये खुद चलेगा, खुद चलेगा। गुरुजी गड़बड़ हो गई तो खुद बंद भी हो जाएगा। ओहो, न्यूक्लियर फ्यूल को तो कार्गो शिप ले जा रहा है ना सर? मैंने कहा हाँ भाई, तो उसमें तो गुरुजी होगा ये कि शायद हमें ऐसा लग रहा है कि मान लो गड़बड़ हो जाए। नहीं नहीं, ये ज्यूस नाम का ये रॉकेट भी अपने आप ही चलने वाला होगा, ये अपने आप ही जाएगा, इसके लिए भी इंसानों की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा कितनी बिजली पैदा करेगा? 0.5 मेगावाट, बहुत थोड़ी सी हुई है। तो भाई साहब एक बेस स्टेशन को चलाने के लिए जितनी बिजली की जरूरत है उतनी ही बिजली जो है इसको जो है प्रोवाइड कराएगा। कब तक प्रोजेक्टेड है? 2035-36 में पूरी उम्मीद है कि यह न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट हो जाएगा। ठीक है, फिर भारत की भी अपनी एक चाहत है चंद्रमा पर इंसान भेजने की। 2040 तक ट्रायल हम शुरू कर रहे हैं, किसके माध्यम से? गगनयान के माध्यम से। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि अंतरिक्ष के प्रोग्राम के रिगार्डिंग और स्पेशली चंद्रमा के रिगार्डिंग भी भारत ने अमेरिका से भी एक समझौता किया है। तो सर क्या ऐसा लग रहा है हमें कि चीन और भारत, गुरुजी हमने पहले कभी नहीं सुने कि ये एक साथ मिलकर काम करेंगे? वही तो, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से भारत और चीन नजदीक आएंगे, जिसमें रूस भी शामिल है। लोग बोल रहे हैं कि इट इज न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। क्या है ये न्यूक्लियर डिप्लोमेसी है, जिससे शायद दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आ जाएं। क्या फायदा होगा इससे? बेस स्टेशन बनेगा, रिसर्चेज होंगी। ठीक है, भविष्य में अच्छा मानव बस्ती कब बसेंगे ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, शायद आपके और हमारे जीवन काल में अगर हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि शायद, लेकिन हमारे तुम्हारे जीवन काल में हो जाएगा कि इंसान वहां पर प्लॉट खरीद पाए। लेकिन अभी बहुत से अनुसंधान की जरूरत है, बहुत से रिसर्च की जरूरत है, और संभवतः वहां से रिसोर्सेज जो हैं वहां पर उनको भी है ना खनन करने के लिए या उनको यूज करने के लिए पृथ्वी के लिए बहुत रिसर्च की जरूरत है। उस रिसर्च के लिए एक बेस स्टेशन वहीं पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दिए, क्योंकि मुझे इसलिए भी आपको एकदम साधारण भाषा में बात क्लियर करनी थी कि बहुत सी न्यूज ऐसे तैर रही है कि अब बस्ती बसाना होगा आसान।
ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पर प्लॉट जो लेने वाले हैं आप लोग, उसकी बिजली जलाने के लिए नहीं है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पर जो बेस स्टेशन बनेगा रिसर्च के लिए, उसको एनर्जी सप्लाई करेगा। बहुत छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर है, 0.5 मेगावाट का है। मैंने बता दिया, गड़बड़ी होगी तो अपने आप बंद हो जाएगा, इंसान इसको बनाएंगे भी नहीं, ये बनेगा भी खुद ही। यहां से कार्गो शिप जाएगा, रॉकेट जूस बना रहे हैं उसी के लिए कि भाई साहब जाओ सेट करो, चालू करो और बेस स्टेशन पे एनर्जी भेजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं बिल्कुल साधारण भाषा मैंने आपके बात समझाने की कोशिश की है। इसरो की क्या भूमिका है भाई साहब? इसरो को चंद्रमा पर लैंडिंग करने का, खासकर उस पोल पर लैंडिंग की जहां पर बहुत असंभव जैसी चीजें हो जाती हैं, साउथ पोल पर, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और उम्मीद यह है कि ये तीनों की तीनों एजेंसियां जो हैं, ये तीनों एजेंसियां क्या करने वाली हैं, एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को अंजाम देंगी। किसी के पास टेक्निकल सपोर्ट होगा, किसी के पास एडवाइजिंग सपोर्ट होगा कि जो कोई सलाह देगा, कोई टेक्निकल सपोर्ट देगा। और सबसे बड़ा फायदा हो सकता है इसका मिले, क्या चांद पर गुल खिलाएगी भारत चीन की दोस्ती? यहां तो गुल खिलते हैं, कभी मुरझा जाते हैं, गुल खिलते भी हैं लेकिन लोग मुरझाने के लिए आ जाते हैं। यहां तो उठापटक चलती रहती है दोस्ती में, लेकिन पूरी उम्मीद है यह प्रोजेक्ट अहम है, क्योंकि वह 2040 भारत के लिए 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना चाहता है। साथ ही वह वहां पर एक बेस बनाने का भी प्लान कर रहा है जहां से रिसर्च हो सके। ऐसे में उसे दोस्त रूस के मिशन में मदद के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने से गुरेज नहीं होना चाहिए। और इसे एक तरह की स्पेस डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, सॉरी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी बोल रहा था मैं, दैट इज स्पेस डिप्लोमेसी। कौन सी है? इसे एक तरह की स्पेस डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर वैसे मेरे बार बार मुंह से न्यूक्लियर डिप्लोमेसी निकल रही थी, स्पेस डिप्लोमेसी इसको कहा जा रहा है। मैं समझता हूं कि आपको ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यही है सार, ठीक है। अभी बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है कि आप जो प्लॉट लेने वाले थे उसके लिए पावर हाउस का इंतजाम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो वहां पर रिसर्च करने के लिए जो स्टेशन है उसकी एनर्जी का जुगाड़ किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं कल फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।